एक बार फिर से हम आइसोलेशंस ऑफ एलिमेंट्स का नया टॉपिक लेकर के आए हैं, यानी मेटलर्जी में आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, यानी हम धातु जो आयरन है, आयरन का निष्कर्षण करेंगे उसके अयस्क से। देखिए बेटा, लास्ट वीडियो में हमने एलिंगम डायग्राम क्लियर किया था और एलिंगम डायग्राम के अकॉर्डिंग हमको पता चला था कि किस प्रकार से डेल्टा जी नोट की जो वैल्यू होनी चाहिए वो नेगेटिव होनी चाहिए, तब जाकर के स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है और वो अपचेन जोन को हमारा क्या कर रहा था, रिडक्शन को क्लियर करा रहा था। उसमें मैंने कुछ एग्जांपल आपको बताया। आज हम अब हमारा जो पहला मेटल है हमारे पास वो है आयरन। आयरन का एक्सट्रैक्शन करेंगे। देखिए बेटा, आयरन का एक्सट्रैक्शन हम किस प्रकार से करें। अब हम उस वाले हिस्से पे आ गए जहां पे हमने पुरानी पीछे की स्टेप सारी क्लियर हो गई कि हमें यहाँ आयरन किसी धातु का एक्सट्रैक्शन तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचना है। देखिए बेटा, हमारे पास पहला मेटल है आयरन। देखिए आयरन यानी एफी के मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एफी के कुछ अयस्क यानी खनिजों के अगर मैं नाम लूं, मिनरल्स, तो उसमें हेमेटाइट था, मैग्नेटाइट था, सिडेराइट था, तो आयरन पायरेटिस था। तो ये कुछ अयस्क थे, मिनरल्स थे किसके, आयरन के। लेकिन आप जानते हैं कि मिनरल्स और में हमने क्या किया था, डिफरेंस किया था। और हमने कहा था कि और हम उसको कहते हैं जो इकोनॉमिकली अच्छी हो और कम समय में आसानी से हमको उपलब्ध हो जाए, ऐसी मिनरल्स को हम और कहते हैं जिससे हम धातु का आसानी से एक्सट्रैक्शन कर सके। तो देखिए बेटा, आयरन का अक्सर जो आयरन के जो मिनरल्स होते हैं उसमें से जो हेमेटाइट्स होता है, हेमेटाइट आयरन का अयस्क कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए Fe2O3 हेमेटाइट को आयरन का अयस्क कहते हैं और कहते हैं क्योंकि इसे बड़ी आसानी से इससे आयरन अधिक मात्रा में, आयरन कम कीमत पे हम इसका एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले और क्या होगी, हमारी हेमेटाइट होगी। और क्या होगी, हेमेटाइट। अब देखिए बेटा, हमको पता है कि जब भी हमें किसी धातु का एक्सट्रैक्शन करना है तो उसमें सबसे पहला स्टेप मैंने आपको पढ़ाया था मेटलर्जी में, क्या, कंसंट्रेशन। क्या पढ़ाया था, कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले हम हेमेटाइट अयस्क को बारीक पीस लेंगे। देखिए बेटा, अयस्क कोई सा भी हो, हमारा सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी मेटल का एक्सट्रैक्शन करने के लिए जो भी और हमारे पास होती है उस और को हम सबसे पहले महीन बारीक पीस लेते हैं। ठीक है, सरफेस एरिया उसका बढ़ जाता है और बड़ी आसानी से उसमें जो अशुद्धियां होती हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम हेमेटाइट को बारीक पीस लेंगे। बारीक पीसने के बाद अब पहला स्टेप आता है हमारे पास कंसंट्रेशन। क्या आता है, कंसंट्रेशन यानी सांद्रण। सबसे पहले हम मेटलर्जी में किसी भी और का क्या करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं, सांद्रण। मैंने आपको बताया था कि कंसंट्रेशन मतलब इट मींस उसको धोना, उसमें जो भी इंप्योरिटीज लगी होगी उसको साफ करना। तो कंसंट्रेशन के स्टेप हमने पढ़े थे। मैंने आपको हाइड्रोलिक वॉशिंग पढ़ाया, मैंने आपको मैग्नेटिक सेपरेशन पढ़ाया, मैंने आपको फ्रोथ फ्लोटेशन यानी फैन पलवन बताया और लीचिंग बताया। देखिए चार हमने इस पॉइंट पढ़े थे किसके लिए, कंसंट्रेशन के लिए। अब देखिए, क्योंकि ये मैग्नेटिक है यानी आयरन है, तो आयरन के अंदर क्या होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। तो अक्सर हम इसके कंसंट्रेशन के किस मेथड का प्रयोग करते हैं, या तो हम हाइड्रोलिक वॉशिंग का प्रयोग करेंगे या मैग्नेटिक सेपरेशन का प्रयोग करेंगे। तो या तो आप क्या ले लें, आप हाइड्रोलिक वॉशिंग ले लें, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं वॉशिंग, या क्या ले लें आप, मैग्नेटिक सेपरेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग या मैग्नेटिक सेपरेशन, दोनों में से किसी से भी आप उसका क्या कर सकते हैं, सांद्रण कर सकते हैं। देखिए हाइड्रोलिक वॉशिंग में मैंने आपको बताया था कि हम और को गिराएंगे और उस पर तेज धारा प्रवाहित करेंगे। जैसे हम और पे तेज धारा प्रवाहित करते हैं, डेंसिटी का डिफरेंस होता है, ग्रेविटी का डिफरेंस होता है। इसे गुरुत्वीय पृथक्करण भी कहते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग को। तो इसमें होता क्या, आयरन है, आयरन का जो और होगा, जाहिर सी बात है वो भारी होगा, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो भारी होगा, नीचे बैठ जाता है। जब हम पानी की धारा उस पर प्रवाहित करते हैं तो जो अशुद्धियां होती हैं वो यानी गैंग्स जो होते हैं वो बह जाते हैं और नीचे हमारे पे आयरन होगा। ये पहला प्रोसेस था। दूसरा है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि दो रोलर होते हैं, एक मैग्नेट वाला होता है और एक बिना मैग्नेट वाला होता है। उस पे एक पट्टा होता है, उस पट्टे के ऊपर हम और को घुमाते हैं। जो मैग्नेटिक रोलर के पास आकर के, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है तो आयरन की और जो होती है वो अट्रैक्ट होती है, वो दूसरे कंटेनर में चली जाती है और जो उसमें स्लैब होती है या इम्प्योरिटीज होती है वो बाहर की ओर गिरती है। आप देखिए, इसलिए उन मेथडों को हम डिटेल में नहीं लिखते, हम केवल ये लिखते हैं कि कंसंट्रेशन कैसे करेंगे हम आयरन का, हाइड्रोलिक वॉशिंग से करेंगे। आपने कहां से लिखना है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है हाइड्रोलिक वॉशिंग के पॉइंट की। सबसे पहले हम आयरन के हेमेटाइट इसको बारीक पीसेंगे, उसका सांद्रण करेंगे हाइड्रोलिक मेथड के द्वारा, तेज धारा उसमें प्रवाहित करेंगे। आयरन की डेंसिटी ज्यादा होती है, आयरन नीचे बैठ जाएगा और जो इम्प्योरिटी होगी वो बह जाएगी। या हम चुंबकीय पृथक्करण से उसका कंसंट्रेशन करेंगे। पॉइंट इज क्लियर, कंसंट्रेशन के टर्म्स आपके क्लियर हैं। आप देखिए, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप कंसंट्रेशन वाले वीडियो को जरूर ढूंढिए और उससे आप अपना ये क्लियर करिए। तो हेमेटाइट
का हमने सबसे पहले कंसंट्रेशन कर लिया। देन आफ्टर आपने देखा सेकंड स्टेप में रिडक्शन वाले जोन में जाने से पहले हम क्या करते हैं, या तो कैल्सिलेशन करते हैं या रोस्टिंग करते हैं। मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे, निस्तापन और भर्जन। तो देखिए अक्सर होता क्या है कि इसमें जो हमारे हेमेटाइड है, ऑक्साइड अयस्क है, और इसमें क्या कहते हैं हम कार्बोनेट अयस्क भी शामिल होता है, इसमें सल्फाइड अयस्क की भी कुछ अशुद्धियां होती हैं। तो हम क्या करते हैं, कैल्सिलेशन अब्लिक रोस्टिंग दोनों ही करते हैं। वैसे मोस्टली हम आयरन के लिए कैल्सिलेशन करते हैं, क्या करते हैं, निस्तापन करते हैं। लेकिन अगर क्योंकि कहीं इंप्योरिटीज है, अर्थक्रस्ट से और मिनरल्स की इंप्योरिटीज भी इसमें आ जाती हैं, तो इस चक्कर में हम उसका रोस्टिंग भी करते हैं। तो दूसरा स्टेप है निस्तापन। अगर निस्तापन करेंगे तो वायु प्रवाहित नहीं करेंगे, ठीक है, एब्सेंस ऑफ एयर होगा निस्तापन। आपको पता ही है कि वायु की अनुपस्थिति यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑलरेडी ऑक्सीजन होता है, हम उसको तेज गर्म करते हैं, और गर्म करने पर जो वाष्पशील अशुद्धियां होती हैं, हाइड्रेटेड जो क्या बोलते हैं अशुद्धियां होती हैं, या कार्बोनेटेड जो अशुद्धियां होती हैं, वो CO2 और HO2 के रूप में क्या होती हैं, बाहर निकल जाती हैं। भर्जन में हम वायु की उपस्थिति में करते हैं, एयर प्रेजेंट होती है, और प्रेजेंस ऑफ एयर में हम भर्जन करते हैं, और उस मेथड में तेज गर्म किया जाता है, गलनांक से नीचे, मल्टी पॉइंट से नीचे उसको गर्म करते हैं, और उसमें अशुद्धियां रिमूव्ड हो जाती हैं जो भी उसमें शामिल होते हैं। तो देखिए बेटा, हम दूसरे स्टेप में या तो निस्तापन करेंगे उसका सांद्रण का, या रोस्टिंग करके, और उसमें होगा क्या, और प्लस एयर मॉइस्चर बाहर निकल जाएगा, CO2 की अशुद्धि बाहर निकल जाएगी, सल्फर की अशुद्धि SO2 के रूप में बाहर निकल जाएगी, वाष्पशील अशुद्धियां, आर्सेनिक की अशुद्धि आर्सेनिक ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाएगी, क्योंकि आर्सेनिक की भी अशुद्धि, सल्फर की अशुद्धि, कार्बन की अशुद्धियां और फास्फोरस की अशुद्धियां उनमें होती हैं, क्योंकि अर्थक्रस्ट से हमने उसको लिया है। तो क्योंकि वो वाष्पशील अशुद्धियां होती है, वोलेटाइल इंप्योरिटीज होती हैं, उनको तेज गर्म करने से वो क्या होती हैं, यहां से रिमूव हो जाती हैं। अब देखिए रोस्टिंग कैल्सिलेशन के बाद हमारा अब जो और हमारे पास बचा, जिससे कि वोलेटाइल जो इंप्योरिटीज है वो बाहर निकल गई हैं, तो अब हमारे पास क्या बच गया, जो और बचा, अब हम उसका रिडक्शन करेंगे। क्या करेंगे, तो रिडक्शन की स्टेप, यानी अब रिडक्शन मतलब अब हमें धातु प्राप्त करनी है, रिडक्शन से रिड्यूस होकर ही हमें धातु मिलेगी, जिस भी अयस्क में होगी। अब ये ऑक्साइड अयस्क में भी कन्वर्ट हो जाता है। मेन बात है कि हेमेटाइट गर्म करने पे ये इसका ऑक्साइड अयस्क बनता है। अभी मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से ये अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। आयरन ऑक्साइड में देखिए कन्वर्ट होता है। तो देखिए अगर इसमें सिलिका होगा या कार्बोनेट अयस्क होगा, वो भी चेंज हो जाएगा, किसमें, ऑक्साइड। ऑक्साइड निस्तापन में होता ही क्या है, हम मेटल ऑक्साइड में उसको क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। स्मेल्टिंग, ये तीसरा पॉइंट आता है, इसको बोलते हैं परगलन, यानी गर्म करना, स्मेल्टिंग का मतलब। और इसी में स्मेल्टिंग यानी परगलन, और इसी को हम रिडक्शन कहते हैं। यहां पर अब और का रिडक्शन होगा, और रिडक्शन किसमें कहेंगे, ब्लास्ट फर्नेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास, आयरन में अगर क्वेश्चन आपके पास बनता है मेटलर्जी से, तो यही बनता है कि बताइए आयरन का निष्कर्षण उसके अयस्कों से आप किस प्रकार करेंगे, या बात्या भट्टी में होने वाली विभिन्न अभिक्रियाओं का वर्णन कीजिए। बात्या भट्टी आपको बनानी आनी चाहिए, वेरी सिंपल है अगर आप कंसंट्रेट करेंगे। तो अब हमने क्या करना है, ब्लास्ट फर्नेस यानी एक बात्या भट्टी में रिडक्शन करना है आए हुए और का, जिसका हमने कैल्सिलेशन या रोस्टिंग कर लिए। अब ये देखिए बेटे, ये हमारे पास बात्या भट्टी है, वेरी सिंपल। होता क्या है, बात्या भट्टी में जाने से पहले, यानी ये ऊपर से बात्या भट्टी में डालने से पहले हम और में क्या मिलाते हैं, कोक मिलाते हैं और लाइमस्टोन मिला देते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कोक और लाइमस्टोन क्यों मिला है। कोक यानी कार्बन मिलाते हैं, जलाने में सहायक होता है, और लाइमस्टोन ये स्लैग बनाएगा, अभी एक जोन में आकर के ये स्लैग बनाएगा, अशुद्धियों को अपने साथ देता। तो सबसे पहले जो और आपको प्राप्त हुई कैल्सिलेशन या रोस्टिंग से, अब उसमें हम क्या मिलाएंगे, आयरन हेमेटाइट के और में हम कोक मिलाएंगे और लाइमस्टोन ऐड करेंगे। कोक और लाइमस्टोन ऐड करते ही देखिए CaCO3, लाइमस्टोन किसको कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को, सी है बेटा यहाँ, कैल्शियम कार्बोनेट, कोक कार्बन को कहते हैं, पिसा हुआ कार्बन का चूर्ण, और यानी हेमेटाइट और में हमने इसको मिलाया, और कहां डाल दिया हमने इसको, यहाँ हमने बात्या भट्टी में के ऊपर से ऐड कर दिया। ये बात्या भट्टी की कीप होती है, इसको जैसे हम यूं खींचेंगे, ये क्लोज होगा, ओपन होगा, क्लोज होगा, ओपन होगा, जिससे कि और इसके क्या हो, अंदर जाए। अब देखिए बेटा, ये हमारी बात्या भट्टी है, यहाँ से ये गर्म हवा बाहर निकलती है, यहाँ से बात्या भट्टी से। देखिए ये हमारी बात्या भट्टी है, इस बात्या भट्टी में हम इसको कुछ जोन में बदल देते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, इसका डायग्राम यूं है, ये जो यहाँ पे आपको छिद्र दिख रहे हैं, ये पूरी, सबसे पहली बड़ी बात बेटा, ये बहुत बड़ी भट्टी होती है, लगभग 30 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। और आप लगाइए, इस पे क्या होता है, अंदर की ओर इस बात्या भट्टी पे फायर ब्रिक्स लगी होती है, यानी अग्निशामक क्या कहते हैं उनको हम, ईंटें लगी होती हैं। अग्निशामक ईंटों का एक दीवार इसके अंदर होती है इनसाइड पार्ट में, और बाहर से इस पे बड़ा लोहे का
ही कवर लगा होता है। बाहर से ये किससे कवर होती है? लोहे से। अग्निशामक ईंटें इस तापमान को, ये बहुत बहुत ज्यादा टेम्परेचर आप देख रहे हैं इसमें बढ़ता है, तो वो ईंटें जो बाहर से लोहे का ही कवर लगा होता है, वो लोहा ज्यादा गर्म होकर पिघल न जाए उसको बचाने का काम करती है। अंदर से इसमें फायर ब्रिक्स लगी हुई होती हैं, ठीक है, अग्निशामक ईंट लगी होती हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे ये एयर पास करने के लिए ट्यूब्स लगी हुई हैं, कुछ छिद्र होते हैं, चारों तरफ गोले में छेद होती है, हवा इसके अंदर क्या की जाती है? पास की जाती है। हॉट एयर गर्म एयर, यहाँ पे कार्बन होता है वो जलता है और उससे एयर पास की जाती है। यहाँ पे स्लैग को निकलने के लिए एक कीप लगी होती है, यहाँ पर से हमारा आयरन निकलता है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कराता हूँ। अब देखिए बेटा, बात्या भट्टी पे चलते हैं कि क्या क्या स्टेप होते हैं स्मेल्टिंग में। बात्या भट्टी में कुछ जोन होते हैं। देखिए जोन ऊपर नंबर 1 पे देखिए आप, यहाँ पर जोन नंबर 1 हमारे पास रिडक्शन है, जोन नंबर 2 हमारे पास स्लैग है, जोन नंबर 3 हमारे पास फ्यूजन जोन है, गलन क्षेत्र, जोन नंबर 4 हमारे पास कंबशन जोन है। यानी 4 भागों में हमने बात्या भट्टी के स्टेप को बांट दिया। टेम्परेचर देख रहे हैं आप, सबसे नीचे 2173 केल्विन, उससे ऊपर यानी जो कंबशन जोन है उसका, या जहां पे हम जलाते हैं वो सबसे ज्यादा टेम्परेचर, उससे ऊपर वाला टेम्परेचर 1573 केल्विन, 1273 केल्विन, 870, और जो रिडक्शन जोन है ऊपर वो 873 केल्विन से कम होता है। अब देखिए बेटा, ये टेम्परेचर बुक्स में अलग अलग होंगे, लेकिन क्योंकि बच्चों को याद रहे, लगभग अप्रोक्सीमेटली टेम्परेचर इतने ही होते हैं। कहीं पे यहाँ पे 2200 लिखा होगा, कहीं पे 2100 केल्विन लिखा होगा। इसमें क्या होता है कि बच्चे को आसानी से याद हो जाए, टेम्परेचर मतलब उस लेवल तक होना चाहिए 1200 से ऊपर होना चाहिए 800 से। इसलिए आप 73 को नोट करिए। बच्चे जिससे याद रख पाए कि मेरे को टेम्परेचर क्या लिखना है, तो आपने पीछे की तो डिजिट एक ही रखनी है, कॉमन डिजिट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने टेम्परेचर को कितना डाउन रखा है, 2-4 का अंतर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये याद करने के लिए 73 ये हो जाएगा। आगे आपने क्या रखना है? 8 + 4, 8, 12, 15 एंड 21। केवल यही ध्यान रखना आपने कि मैंने सबसे पहले 21 लिखना है, फिर 15, फिर 12 और फिर 8 लिखना है। पीछे तो मैंने 73 लिखना है। तो बड़ी आसानी से आपको बात्या भट्टी का डायग्राम बनाने को आता है, डायग्राम सहित आपको इसको एक्सप्लेन करना होता है, तो ये टेम्परेचर आपको याद हो जाएंगे। इसलिए मैंने इसे 73 करके आपको बताया। अब देखिए बेटा, अब ये जोन है, सबसे ऊपर तो इसका रिडक्शन जोन है। अब रिडक्शन जोन में जाने से पहले मैं फोर्थ वाले नीचे वाले हिस्से से बात करता हूं। यहां पर क्या होता है बेटा, यहां पर कोक, कार्बन भरा होता है। क्या होता है? कार्बन, और कार्बन को जलाना पड़ता है। तो जलाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ ईयर पास करेंगे। ईयर भी कैसी होगी? हॉट ईयर होगी, गर्म ईयर पास करेंगे, जल्दी से मतलब कार्बन का बर्निंग होगी। यहाँ पे हॉट ईयर पास करते हैं, यहाँ पे कार्बन होता है, कार्बन जलना शुरू हो जाता है। कार्बन जलता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, ईयर पास करी CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, और यही CO2 ऊपर जाकर के क्या करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है? कार्बन मोनो। यहां से ही कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कन्वर्ट होती है, फिर से वो CO2 से रिएक्शन करके क्या बना लेता है? हमारा कार्बन मोनो। ये वाली रिएक्शन होती है CO2 + C, कार्बन के साथ में CO2 बनी, वही CO2 फिर कार्बन के साथ में अभिक्रिया करके क्या बना लेती है? हमारा CO बना लेती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां से हमें CO मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन जलाने से, कोक को जलाने से CO प्राप्त हुआ। ये CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ऊपर की ओर जाती है, और ये जो क्षेत्र है हमारा रिडक्शन जोन, यही कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यहां पे हेमेटाइट ओर से रिडक्शन कर देती है। किसका? आयरन का। किसका? आयरन का। पहला स्टेप, कंबशन जोन यानी दहन क्षेत्र में हमने कोक को गर्म हवा से गर्म किया, आग जलाई। यहाँ पे टेम्परेचर 2173 केल्विन हुआ। इस केल्विन पर यहाँ पर कोक ने CO2 से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्राप्त हुई। ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ऊपर जाती है रिडक्शन जोन में, और रिडक्शन जोन में ये कार्बन मोनोऑक्साइड हेमेटाइट का रिडक्शन कर देती है। देखिए बेटा, मैंने रिएक्शन लिखी है, थोड़ा आपको दिख रही होंगी कि रिडक्शन क्या है। ये हेमेटाइट है, कार्बन Fe2O3 का कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिडक्शन कर देती है, और ये हेमेटाइट मैग्नेटाइट में बदल गया है। हेमेटाइट, देखिए बेटा, रिडक्शन, जाहिर सी बात है कि इसमें क्या होगा? बैलेंसिंग कम होती है, आपको पता है। यहाँ पे +3 में है, यहाँ पर आप देखिए ये 2 पॉइंट समथिंग यानी 2 में आ जाता है हमारा क्या? मैग्नेटाइट। अब होता क्या? इसी मैग्नेटाइट का फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड अपचयन करती है, और आपकी बार ये FeO में बदल जाता है। FeO में क्या होता है? इसका रिडक्शन, और उसी FeO को फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का अपचयन होता है, और लास्ट में किसमें कन्वर्ट हो जाता है? आयरन में। किसमें कन्वर्ट हो गया? आयरन में। तो जो हमें हमारा कंबशन जोन था, वहां से जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ऊपर गई, उसने सबसे ऊपर जाकर के और का क्या करना है? रिडक्शन करना है। ये तो है रिडक्शन जोन। यहाँ पर हमारा मेटल रिडक्स हो जाता है। आइए जरा दूसरे जोन पे चलते हैं। ये है हमारा स्लैग जोन। स्लैग यानी हमारे को, हम जिसको हम इम्प्योरिटीज कहते हैं, धातुमल जोन भी कहते हैं इसको। देखिए स्लैग कैसे बनता है।
अब मैंने आपको शुरू में बोला था कि और के साथ में हमने कार्बन और क्या मिलाया था, लाइमस्टोन मिलाया था। ये लाइमस्टोन इस वाले जोन में आकर के, ये जो स्लैग जोन है 873 केल्विन वाले हिस्से में आकर के ये लाइमस्टोन गर्म होता है, और गर्म होकर के ये हीट के कारण किसमें टूट जाता है, देखिए यहाँ पे CaCO3 CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड तो खैर यहाँ से बाहर निकलती है। तो ये देखिए, ये जो लाइमस्टोन था ये CO बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे फिर से मिलती है हमें। और ये CO जो हमारा यहाँ पर मेटल आया और आया, जिसके यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, उसमें कुछ सिलिका की इम्प्योरिटीज होती हैं, लगी हुई होती है। तो वो जो इम्प्योरिटीज जैसे सिलिका के रूप में, मिट्टी के रूप में, जो रेत के रूप में इम्प्योरिटी, ये CO उस सिलिका को अपने साथ लेकर के इस जोन में, स्लैग जोन में अपने साथ उस सिलिका को लेकर के CaSiO3 यानी एक स्लैग बनाता है, इम्प्योरिटीज का स्लैग बना लेता है। क्या बना लेता है, CaSiO3 को हम स्लैग कहते हैं। और स्लैग बड़ी इम्प्योरिटी है। स्लैग क्या है, किसकी इम्प्योरिटी है, जिसके साथ में लाइमस्टोन अभिक्रिया कर करके और स्लैग के रूप में उसे मेटल से इम्प्योरिटीज को अलग कर लेता है। ये है हमारा स्लैग जोन। अब हमारा फ्यूजन जोन, गलन क्षेत्र, ये गलन क्षेत्र में क्या होता है, ऊपर से जो हमारा रिडक्शन होकर के जो हमारा और आया, वो और में Fe तो हमारा रिडक्ट हो गया, लेकिन उसके बाद भी कुछ मात्रा में हमारा क्या बचा रहता है, FeO फेरस ऑक्साइड हमारा क्या है, फिर भी बचा रहता है। फेरिक ऑक्साइड हमारा क्या है, फिर भी बचा होता है। आयरन ऑक्साइड जिसे हम कहते हैं FeO, वो हमारा बचा हुआ होता है अपचयन होने के लिए। तो यहाँ पर फिर से CO2 इसका क्या कर देती है, फ्यूजन गलन क्षेत्र में 1273 केल्विन टेम्परेचर पे मेटल ये नीचे आएगा, स्लैग हट जाएगा यहाँ से, स्लैग यहाँ से इससे अलग होगा, स्लैग को निकालने के लिए यहाँ नीचे आएगा, स्लैग हल्का होता है। तो देखिए 1273 केल्विन वाले जोन में आकर के फिर से CO2 इस FeO जो बच गया होता है उसका फिर से अपचयन करती है, और यहाँ पर पूर्ण रूप से हमारा मेटल अलग हो जाता है। मेटल का रिडक्शन हो गया उसके और से। और आप देखिए, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, ये पहला वाला जोन गर्म होकर और इस प्रकार से मेटल यहाँ आता है। ऊपर स्लैग क्योंकि हल्की होती है, स्लैग क्या होती है, स्लैग यहाँ से बाहर निकल जाती है। स्लैग यानी धातुमल के रूप में जो कैल्शियम सिलिकेट बना था, CaSiO3 जो बनी थी, वो यहाँ स्लैग जोन से बाहर होती है। क्योंकि मेटल आयरन भारी होता है, गला हुआ आयरन, कौन सा आयरन, क्योंकि भट्टी का ताप बहुत ज्यादा है, यहाँ पे आयरन गली हुई अवस्था में ये आयरन यहाँ से बाहर निकल जाता है, नीचे वाले हिस्से से आयरन बाहर निकल जाता है। इस आयरन को हम पिग आयरन कहते हैं। 4% कार्बन होता है और इसमें सिलिका की अशुद्धि, फास्फोरस की अशुद्धि, मैंगनीज की अशुद्धि आदि अशुद्धियां इसमें होती हैं। और फिर से इस आयरन को, जो हमारे को यहाँ पे पिग आयरन प्राप्त होता है, ठीक है, उस आयरन को, अशुद्धि युक्त आयरन जो हमारा होता है, उस आयरन को हम फिर से एक भट्टी में कोक के साथ में गर्म करते हैं, दोबारा से कोक के साथ में, और कोक के साथ गर्म करते ही ये आयरन कास्ट आयरन में कन्वर्ट हो जाता है। अशुद्धियां वाष्पशील होती हैं, वो अशुद्धियां इससे दूर हो जाती हैं, और इस आयरन को हम इसलिए कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहा कहते हैं। कौन सा लोहा कहते हैं, ढलवा। जो कच्चा आयरन, पिग आयरन हमको यहाँ से मिलता है, मैंने कास्ट आयरन लिखा है क्योंकि डायरेक्ट बातें भट्टी से हम ये बताना चाह रहे हैं कि कास्ट आयरन बनता है, लेकिन बनता पिग आयरन है। कच्चा लोहा हमें प्राप्त होता है, और उस आयरन को फिर से हम एक भट्टी में कोक के साथ गर्म करते हैं। उसमें जो बाकी थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज रहती हैं वो हट जाती हैं, और आयरन खांचों के रूप में ढल जाता है। खांचे होते हैं, खांचों के रूप में लोहा उन खांचों में ढल जाता है, इसलिए उसको ढलवा लोहा कहते हैं। क्या कहते हैं, ढलवा लोहा कहते हैं। और इस प्रकार से बेटा ये हमारा आयरन मेटलर्जी में पहला मेटल है हमारा आयरन। आयरन हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। आप ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है, आपको 1 2 3 जोन का ध्यान रखना है। कम्बिशन जोन, फ्यूजन जोन, स्लैग जोन एंड रिडक्शन जोन। कम्बिशन जोन में कार्बन जलेगा, CO निकलेगी, ये CO ऊपर जाएगी। रिडक्शन जोन में ये हेमेटाइट का रिडक्शन करेगी आयरन में। स्लैग जोन में जो लाइमस्टोन आया है वो स्लैग के साथ में यानी इम्प्योरिटीज के साथ में मिलकर स्लैग बनाएगा, स्लैग यहाँ से बाहर निकल जाएगा। फ्यूजन जोन में कार्बन डाइऑक्साइड जो ऊपर निकलती है वो फिर से CO बनाती है, और वो CO फिर से इस वाले जोन में आकर के मेटल में जो बचा हुआ ऑक्साइड होता है उसको फिर से क्या किस में कन्वर्ट कर लेती है, और को आयरन में कन्वर्ट है। इस प्रकार से हमें आयरन प्राप्त होता है। ये है स्टेप बेटा हमारा आयरन के एक्सट्रैक्शन के, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए क्या क्या स्टेप हमने इसमें ली। कंसंट्रेशन किया, बारीक पिसा, कंसंट्रेशन किया, कैल्सिनेशन, रोस्टिंग करी, स्मेल्टिंग करी, ब्लास्ट फर्नेस में करी। ब्लास्ट फर्नेस में 4 स्टेप में ये प्रोसेस हुई, और लास्ट में जाके हमको आयरन अलग मिला, गलित आयरन, और स्लैग एक धीरे से अलग निकल गया। दिस इज
एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। हमारे पास आयरन के बाद जो दूसरा मेटल है वो है हमारे पास कॉपर। देखिए हमने अब किसका करना है एक्सट्रैक्शन, कॉपर का करना है, तांबे का करना है। देखिए तांबे का हम किससे करते हैं, तांबे का जो और होता है बेटा हमारे पास, वो हमारे पास CuFeS2 या Cu2S है, यानी कॉपर पायराइट्स या कॉपर ग्लांस है। ये अयस्क है, खनिज तो इसके और भी हैं, लेकिन मेन रूप से मैंने फिर खनिज और अयस्क के डिफरेंस में मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूँ। आपको पता है कि क्यों हम इसको कॉपर का और कहते हैं, इसी से हम अधिक मात्रा में कॉपर प्राप्त करते हैं, या तो कॉपर पायरेटेज का इस्तेमाल करते हैं, कॉपर सल्फाइड का। देखिए बेटा अब होगा क्या, सबसे पहले वही प्रोसेस है मेटलर्जी में कि हम सांद्रण करते हैं। तो सांद्रण करने से पहले सबसे पहले हम किसी भी ऑर्स को, कॉपर के ऑर्स को बारीक महीन क्या कर लेंगे, पीस लेंगे। क्लियर हो गया। बारीक पीसने के बाद अब हम उसका सांद्रण करेंगे, कंसंट्रेशन। पहला स्टेप क्या था हमारे पास, कंसंट्रेशन। अब देखिए क्योंकि ये सल्फाइड अयस्क है, ध्यान रखिएगा, इसमें भी ऐसे इसमें भी ऐसे, क्योंकि ये सल्फाइड अयस्क है। तो सल्फाइड अयस्क होने के कारण हमको पता कि हमने सल्फाइड अयस्क का जो कंसंट्रेशन किया था वो कौन सी मेथड से किया था, फ्लोटेशन मेथड से। देखिए बेटा फ्लोटेशन मेथड से, यानी झाग पलवन विधि के द्वारा। याद आ रहा है आपको, हमने झाग पलवन, फेन पलवन विधि जिसको कहते हैं, इससे हम क्या करेंगे, इस सल्फाइड अयस्क का क्या करेंगे, कंसंट्रेशन करेंगे। देखिए वैसे मैंने आपको कंसंट्रेशन टर्म में ये क्लियर किया, पर फिर भी मैं आपको बताऊं, झाग पलवन हम क्या करते हैं, सल्फाइड अयस्कों का करते हैं, उसमें चीड़ का तेल मिलाया जाता है। चीड़ का तेल मिला करके सोडियम जेंथेट भी हम उसमें मिलाते हैं, और उसके बाद क्या नाम होता है ये, क्योंकि ये सल्फाइड अयस्क जो होते हैं वो तेल में भीगते हैं, पानी में नहीं भीगते, इसलिए ये इनको फूंक मारी जाती है ऊपर से। इसमें डायग्रामेटिकली आपको दिखाया था, झाग बनाया जाता है, और सल्फाइड जो अयस्क होते हैं वो किसके साथ में आते हैं, झाग के साथ ऊपर आ जाते हैं, अशुद्धियां नीचे वाटर में भीग जाती हैं, यानी घुल जाती हैं और पानी में रह जाती हैं। इसको कहते हैं हम फ्लोटेशन। आप ध्यान रखिएगा, झाग पलवन आप पढ़िए, वहां से हम इसको लिखेंगे। उसके बाद देखिए क्योंकि ये सल्फाइड अयस्क है, तो सांद्रित अयस्क के बाद दूसरा स्टेप हमारा आता है इसका, या तो कैल्सिनेशन करते हैं या रोस्टिंग करते हैं। तो क्योंकि इसमें सल्फाइड अयस्क है, तो आपको पता है कि भर्जन सल्फाइड अयस्कों का होता है। किसका होता है, सल्फाइड। तो अब हम इसका भर्जन करेंगे और इसको गर्म करेंगे, तेज ताप पर इसको हम गर्म करेंगे अयस्क को, और वायु की उपस्थिति में। किसमें करेंगे, वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे। वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर ये देखिए SO2, आर्सेनिक आदि अशुद्धियां तो क्या हो जाएंगी, इसकी रिमूव हो जाएंगी। वाष्पशील जो अशुद्धियां वो क्या हो जाएंगी, एंटीमनी आदि की जो अशुद्धियां वो क्या हो जाएंगी, इससे रिमूव हो जाती हैं। अब उसके बाद देखिए होता क्या है, जब हम इस कॉपर पायरेटेज को ऑक्सीजन की अधिक्य में गर्म करते हैं, तो ये कॉपर क्यूपरस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड, क्यूपरस सल्फाइड और किसमें, क्यूपरस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड में अलग हो जाता है। देखिए बन जाता है, इससे क्या बनता है, हमें क्यूपरस सल्फाइड मिलता है और फेरस सल्फाइड मिलता है। अब क्या करते हैं हम, रोस्टिंग के बाद प्राप्त इस क्यूपरस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड के मिश्रण को स्मेल्टिंग करते हैं। स्मेल्टिंग यानी प्रगलन करते हैं। प्रगलन ब्लास्ट फर्नेस में भी होता है, या परावर्तनी भट्टी में। इतनी बड़ी ब्लास्ट फर्नेस बाध्य भट्टी नहीं होती जितनी आयरन की, उससे छोटी भट्टी में हम कॉपर के लिए क्या करते हैं, स्मेल्टिंग करते हैं, यानी प्रगलन करते हैं। और उस स्मेल्टिंग में हम जो ये हमारे पास क्यूपरस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड जो हमें प्राप्त हुआ है, उसमें हम कॉपर, कार्बन, रेत या सिलिका, जैसे कार्बन, सैंड या सिलिका को मिला करके, मिश्रित करके हम इसका स्मॉल ब्लास्ट फर्नेस में या परावर्तनी भट्टी में, किस छोटी भट्टी में इसका हम क्या करते हैं, स्मेल्टिंग कराते हैं। अब इसका तापमान बढ़ाया जाता है, गर्म किया जाता है, हवा प्रवाहित की जाती है, तेज वायु के साथ में इसको हम गर्म करते हैं, क्योंकि ये तो सल्फाइड अयस्क है, इसको हमें किस में बदलना है, ऑक्साइड अयस्क में। तो वायु इसमें चाहिए, ऑक्सीजन प्रवाहित की जाएगी। देखिए क्यूपरस सल्फाइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्यूपरस ऑक्साइड बना लेता है। देखिए बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, हमें क्या चाहिए होता है हमेशा, ऑक्साइड। हमें क्या चाहिए होते हैं हमेशा, मेटलर्जी में हम ऑक्साइड में बदलते हैं, किसको, गर्म करके ऑक्साइड में बदलते हैं, किनको, और को। क्यूपरस सल्फाइड क्यूपरस ऑक्साइड में बदल गया, और आयरन सल्फाइड भी आयरन ऑक्साइड में यहाँ पर बदल गया। क्यूपरस सल्फाइड आयरन ऑक्साइड, क्यूपरस ऑक्साइड में आयरन ऑक्साइड में बदल जाते हैं। अब यहाँ पे क्यूपरस सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हो गया आयरन ऑक्साइड में, और क्यूपरस सल्फाइड का हो गया क्यूपरस सल्फाइड ऑक्सीडेट, क्यूपरस ऑक्साइड में, आयरन सल्फाइड का हो गया आयरन ऑक्साइड में। अब देखिए उसके बावजूद बेटा कुछ मात्रा में, ये आयरन ऑक्साइड जो मिश्रित हमने सिलिका उसमें मिलाया था, सिलिका रेत की जो अशुद्धियां उसमें मिश्रित मेल्टिंग के लिए हम मिलाते हैं उसे गर्म, जैसे हम उसमें क्या मिला रहे थे, उसमें हम लाइम स्टोन मिला रहे थे, इसमें सिलिका रेत को मिलाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, तो ये जो आयरन ऑक्साइड यहाँ पे बना, ये आयरन ऑक्साइड तो सिलिका से अभिक्रिया करके आयरन सिलिकेट बना के स्लैग बना लेता है। इम्प्योरिटी क्या हो गई, स्लैग के रूप में बाहर आ गई। इम्प्योरिटी क्या हो गई, स्लैग के रूप में। अब हमारे पास बचा क्या, क्यूपरस ऑक्साइड। क्या बचा, केवल क्यूपरस ऑक्साइड। होता क्या है, ये जो क्यूपरस ऑक्साइड है
अब ये जो आयरन सल्फाइड होता है ये इसकी कुछ मात्रा अनऑक्सीडाइज रह जाती है, पूर्ण रूप से ये ऑक्सीकृत नहीं होता, पूर्ण रूप से ऑक्सीकृत नहीं। तो जो ये अनऑक्सीडाइज आयरन सल्फाइड हमारा रह जाता है, ये आयरन सल्फाइड फिर से क्यूप्रस ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है और क्यूप्रस सल्फाइड बना लेता है। क्या बना लेता है? क्यूप्रस सल्फाइड बना लेता है। ये देखिए बेटा, अब ये क्यूप्रस सल्फाइड भट्टी के अंदर ही तेज गर्म करने के बाद ये प्रोसेस हो रही है। ये क्यूप्रस सल्फाइड फिर से क्यूप्रस ऑक्साइड जो आपको यहां मिला है, क्यूप्रस ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करने पर ये कॉपर में अपचयित हो जाता है। यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है? कॉपर मेटल मिल जाता है, SO2 बाहर निकल जाती है। देखिए, क्यूप्रस ऑक्साइड फिर से क्यूप्रस सल्फाइड से अभिक्रिया करता है और क्यूप्रस सल्फाइड और क्यूप्रस ऑक्साइड आपस में मिश्रित होकर अभिक्रिया करते हैं। गर्म इनको किया जाता है तो ये कॉपर में अपचयित हो जाता है। और चूंकि इसकी सतह से SO2 गैस बाहर निकलती है तो वहां पे फफोले बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? फफोले। इसलिए इस कॉपर को हम फफोलेदार कॉपर या ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। और यही हमारा क्या होता है? प्योर कॉपर होता है, ब्लिस्टर कॉपर के नाम से। आप अक्सर आता है कि ब्लिस्टर कॉपर किससे कहते हैं, क्यों बनते हैं ब्लिस्टर? उसका रीजन क्या है कि जो हमारे पे कॉपर अपचयित होती है धातु, उसके साथ में SO2 गैस होती है, वो SO2 गैस बाहर निकल जाती है। SO2 गैस के बाहर निकलने के कारण उस पे फफोले बन जाते हैं, खांचे यानी फफोलेदार हो जाता है, और इसलिए उसको हम ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लिस्टर। इस प्रकार से देखिए बेटा, हमने दूसरा अपना मेटल जो था कॉपर, इसका एक्सट्रैक्शन क्या? वेरी सिंपल है। पहला स्टेप कंसंट्रेशन, बारीक पीसा। ये जरूर ध्यान रखना है कि हम आयस जो ले रहे हैं सल्फाइड है, कार्बोनेट है या कौन से आयस है? ऑक्साइड है, सल्फाइड है। इसको से किया जाता है, इसलिए रोस्टिंग करी। रोस्टिंग करके ये क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड में बदल गए। स्मेल्टिंग करी, छोटी भट्टी में की जाती है। आप बाते भट्टी भी ले सकते हैं लेकिन उसका साइज छोटा होगा। ऑक्साइड में बदलना है। ऑक्साइड स्लैग के साथ में अभिक्रिया करता है, स्लैग बना करके इम्प्योरिटीज के रूप में बाहर निकलता है। हमारे पास केवल क्यूप्रस ऑक्साइड रहता है। ये क्यूप्रस ऑक्साइड अनऑक्सीडाइज आयरन सल्फाइड से फिर से अभिक्रिया करके क्यूप्रस सल्फाइड बनाता है। दोनों क्यूपर सल्फाइड और क्यूप्रस ऑक्साइड आपस में मिलकर के कॉपर का क्या कर देते हैं? अपचयन करते हैं। इस प्रकार से SO2 बाहर निकलती है, फफोलेदार होती है, ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। इस प्रकार से बेटा हम कॉपर प्राप्त करते हैं। ये है कॉपर प्राप्त करने का मेथड, वेरी इजी। रीड आउट करिए, अच्छे से पढ़िए। यहाँ पे मैंने आज आपके लिए 2 मेटल्स एक्सट्रैक्ट किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। आप इसको तैयार कीजिए। कोई प्रॉब्लम आपको लगती है कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगा। लगातार मैं आपके लिए आइसोलेशन के वीडियो बना रहा हूं, इसलिए लगातार वीडियो को वॉच करते रहिए।